नमस्कार दोस्तों, जय महाराष्ट्र। जागो इंडिया जागो में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज का विषय है ओसी देने के नियम। ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट, अधिवास प्रमाण पत्र, भोगवटा प्रमाण पत्र, व्यावसायिक प्रमाण पत्र, मतलब ये नाम है उसके। जिससे लोग पूछते हैं सर ओसी का मतलब क्या होता है, तो ये चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ। ओसी का मतलब ये है कि जब बिल्डिंग कंप्लीट हो जाती है, लोगों के रहने योग्य हो जाती है, तो उसको ओसी यानी अधिवास प्रमाण पत्र कि अब आप लोगों को रहने के लिए परमिशन दे सकते हैं। तो इस चीज़ को आप समझिए। और अब इसके नियम जानते हैं, ओसी देने के नियम। दोस्तों, ओसी रिहैब बिल्डिंग में ओसी लेने के लिए बिल्डर्स को ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं। जब बिल्डिंग कंप्लीट होती है, डेवलपर्स वहाँ पे रिक्वेस्ट करते हैं, कंप्लीशन सर्टिफिकेट देते हैं, आर्किटेक्ट देता है कि भैया मेरी बिल्डिंग कंप्लीट हो चुकी है और मुझे उसी दिया जाए ताकि मैं लोगों को अलॉट कर सकूँ, मतलब पोजीशन दे सकूँ। अलॉट नहीं, पोजीशन। अब पोजीशन का अधिकार अब उनके पास नहीं है, अब तो उनको चाबी हैंडओवर करना है स्टेट डिपार्टमेंट को। तो अब यहाँ पे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का कर्तव्य है कि सबसे पहले उस चीज़ का मुआयना करें, क्या बिल्डिंग अकॉर्डिंग टू प्लान बनी है, मतलब जो प्लान बिल्डर ने सबमिट किया है उस प्लान के हिसाब से है। उसमें जो घर है उसमें जो एरिया प्लान में दिया गया है, जो एलओआई में है, उस हिसाब से उनका प्रॉपर घर बराबर है। उसमें कहीं 1 स्क्वायर फीट कम या ज़्यादा तो नहीं है। एक बार ज़्यादा है तो 300 में 1-2-5 स्क्वायर फीट ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ को आप समझिए, कम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद भी जो भी रिहैब बिल्डिंग है उसके अंदर जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे वाटर कनेक्शंस, सीवरेज लाइन, ड्रेनेज लाइन, ये सब चीज़ें इंस्टॉल की गई है या नहीं, मतलब इनका कनेक्शन किया गया है या नहीं। लाइट मीटर, इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट हो चुकी है। ये सब चीज़ों को ध्यान रखने के बाद अब वहाँ पे जो एनओसीज हैं, ट्रैफिक डिपार्टमेंट की एनओसी लगती है, एविएशन की एनओसी तो इनको पहले लग जाती है। एविएशन है जहाँ पे एयरपोर्ट जोन आता है, वहाँ पे एविएशन जोन कहते हैं उसको, तो वहाँ के लिए पहले सीसी की पहले ही लग जाती है। उसके बाद ट्रैफिक डिपार्टमेंट ये सब एनओसीज जमा करती है, लेकिन ये एनओसीज वो बोलते हैं कि भैया मैं प्राइवेट बिल्डिंग के समय मैं दूंगा, जो सेल बिल्डिंग का ओसी होता है तो मैं लेके दूंगा कि डबल बर्डन नहीं हो। लेकिन ये जो चीज़ें हैं, वाटर कनेक्शन, ये सबको तो देना पड़ेगा कि भाई उसने अपने फिटिंग किया है नहीं, अब ऐसे ही दे देंगे किसी को। तो वो जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो उसमें इंक्लूड होती है। अब उसके बाद इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट उस चीज़ को वेरीफाई करेगा। उस चीज़ में अगर परफेक्ट है तो फिर वो सहायक निबंधक को पत्र लिखेंगे कि भाई ये सोसाइटी में किसी का भाड़ा बाकी है तो उसका डिटेल दीजिए। अब एआर डिपार्टमेंट की यहाँ से यदि भाड़े बाकी है, कोई वहाँ पे मैटर चालू है 153 का या 13(2) का, जो भी मैटर चालू है भाड़े के लिए, तो वहाँ से डिटेल्स आए कि सोसाइटी में इतने इतने भाड़े बाकी है। तब इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बिल्डर को इंटीमेशन लेटर देगा कि भैया आपके यहाँ पे इतने इतने भाड़े हैं, वो सब क्लियर कीजिए, उसके बाद हम आपको ओसी देंगे। अब देखिए, बात वही आई जो पहली वीडियो की थी। इसके अंदर एआर डिपार्टमेंट के अंदर अगर आप 153 में नहीं डालेंगे तो एआर डिपार्टमेंट को नहीं मालूम है कि कोई भाड़े बाकी है या नहीं है। लेकिन अगर वहाँ पे पुटअप है तो एआर डिपार्टमेंट को फैक्स रिपोर्ट भेजना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे ऐसे ऐसे एप्लीकेशन आए, इतने लोगों के भाड़े बाकी है, तो उनके भाड़े इनको क्लियर करने कीजिए। तो ये चीज़ में ओसी उनको नहीं मिलेगी। सॉरी। तो इस चीज़ को समझिए आप। तब वो भाड़े क्लियर करने के बाद तब बिल्डिंग को ओसी मिलती है। तो ये ओसी के नियम से। अब इसमें जो बाकी एनओसीज हैं, उस एनओसीज में क्या, जैसे बिल्डर तो कहीं भागेगा नहीं, उसने तो खाली रिहैब दिया है। अब सेल यूनिट बाकी है
तो सेल यूनिट के समय इनको पूरा एनओसीज वगैरह सब जमा करना पड़ेगा, जो भी टैक्सेस बाकी है बीएमसी के, एनए टैक्स से लेके सब कुछ वहाँ जमा करने के बाद ही इनको यहाँ पे उसी सेल बिल्डिंग को मिलेगी। अब रिहैब के टाइम क्यों दे दिया जाता है? क्योंकि वो अर्जेंसी होती है लोगों के लिए, लाइफ ऑफ लिबर्टी में, कि लोग बाहर हैं और बिल्डर को भी उसकी तकलीफ होती है कि भैया लोग बाहर हैं तो उन्हें भाड़े रेंट प्रोवाइड करने पड़ते हैं। तो इसके लिए रिहैब बिल्डिंग को ओसी दिए, सिर्फ उसमें वो प्रॉब्लम्स नहीं हो जो झोपड़ी धारकों को, बस उतना देखा जाता है। बाकी जो चीज़ें हैं वो सेल बिल्डिंग के समय देखी जाती है। उस समय अगर सेल बिल्डिंग के समय पूरी नहीं करते तो उनको सेल बिल्डिंग को ओसी नहीं मिलेगी, तब बिल्डर सेल बिल्डिंग में अटक जाता है। तो इसके लिए यहाँ पे जो नेसेसरी है वो डॉक्यूमेंट देखे जाते हैं और इनको ओसी का प्रोविज़न में ओसी दी जाती है, उसमें जो मैंने बताया, और भाड़े के लिए। ठीक है दोस्तों, अब ओसी का तो आपने समझ लिया, ओसी का आपने समझा। अब इसमें एक हमारे सब्सक्राइबर उन्होंने पूछा कि पीएपी का मतलब क्या होता है। सर पीएपी भी मैंने एक वीडियोस बनाए, प्रकल्प बाधित व्यक्ति। पीएपी का मतलब होता है प्रकल्प बाधित व्यक्ति। अब पीएपी जो आपके अंदर स्कीम के अंदर पीएपी कैसे होते हैं? यदि आपकी पात्रता लेट होती है, यदि आपकी पात्रता लेट होती है और लोगों का अलॉटमेंट हो जाता है, वहाँ पे जगह नहीं है, तो आपको किसी और स्कीम में बाग पीएपी के दौर पे भेजा जाएगा। समझ रहे हैं आप? और पीएपी जो बीएपी जनरेट होती है उसका रूल्स मैंने आपको समझाया हूँ कि 1 हेक्टेयर में 500 झोपड़े होने चाहिए। रूल के हिसाब से इस सारे में 1 हेक्टेयर में 500 झोपड़े होने चाहिए 10,000 स्क्वायर मीटर की प्रॉपर्टी में। अब वहाँ पे समझो 450 झोपड़े हैं तो 50 पीएपी जनरेट हो जाएंगे वहाँ पे, क्योंकि बिल्डर को टोटल 500 घर बनाने हैं। तो बिल्डर वहाँ पे 50 झोपड़े जो है वो बना के फ्री में डिपार्टमेंट को देगा। अब ये पीईपीज होते क्या हैं? पीईपीज वो लोग होते हैं जो किसी प्रोजेक्ट में अफेक्टेड हो जाते हैं। जैसे कहीं रोड कटिंग हो रहा है, नाला कटिंग हो रहा है, तो उसमें अगर ज़्यादा झोपड़े का समावेश में बड़ा एरिया नहीं है, कुछ लोग हैं 25, 50, 100 लोग, तो उनको पीईपी में शिफ्ट किया जाता है। क्योंकि अब एक 50 रन की लाइन के अंदर में वहाँ बिल्डिंग नहीं बन सकती है, तो उनको पीईपी में दिया जाता है। अगर वो एरिया बड़ा हो जाए, वहाँ पे समझे 300, 400, 500 झोपड़ों का समूह, तो वहाँ के लिए फिर वहाँ पे स्कीम को लागू किया जाता है और स्कीम सारी स्कीम को लागू करके उन लोगों को वहाँ से उठा के वहाँ डेवलप शिफ्ट किया जाता है, वहीं पे रिहैब किया जाता है। ये पीएपी है। और एक पीएपी तो मैंने आपके बता दिया आपके प्रोजेक्ट में से कैसे निकलते हैं पीएपी, क्योंकि आपको मैंने पहले बताया, पहले अपनी पात्रता कराइए अलॉटमेंट के पहले, नहीं तो बाद में आपके सामने रास्ता एक ही है, पीएपी, प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन, प्रकल्प बाधित व्यक्ति। तो पीएपी का अर्थ यही है, इस चीज़ को समझिए। हर एसआरए में पीएपी होते हैं, हर एसआरए में। यदि आपका जो हेक्टेयर है वो 500 स्क्वायर फीट, 1 हेक्टेयर में 500 झोपड़े बैठ गए, तो आपको बिल्डर को वहाँ 5 पीएपी देने पड़े। 100 रूम के पीछे 1 पीएपी, तो 5 पीएपी उनको सरकार को देने पड़ेंगे। तो ये नियम है पीएपी का। तो इस चीज़ को समझिए और जितनी जल्दी हो सके अपनी पात्रता कराइए, नहीं तो फिर आपको भी पीएपी के तौर पे ही कहीं किसी और एरिया में आपको जाना पड़ेगा। तो इस चीज़ को आप समझिए। अब यहाँ पे आता है एलओआई का मतलब क्या है। एक जन ने पूछा एलओआई का मतलब क्या है। एलओआई लेटर ऑफ इंटेंट, जिसको आप हिंदी में इरादा पत्र, मराठी में आशय पत्र कह सकते हैं। ये डिपार्टमेंट और डेवलपर्स के बीच का एक बंद पत्र है, जिसके अंदर कुछ कंडीशंस होती है,
शर्तें लागू की जाती है, उन शर्तों को बिल्डर पूरा करेगा, उनके हिसाब से ही बिल्डर काम करेगा और जो शर्तें दी गई है वो बिल्डर को माननी पड़ेगी। तो वो LOI है जो कि आपका जो प्रपोजल जाता है, प्रपोजल के बाद आपका LOI तो बहुत तरह की होती है। जैसे आपके कंपनीज़ में अगर आप जाते हो इंटरव्यूज़ के लिए तो आपको वहाँ से जो लेटर्स आते हैं तो वो लेटर ऑफ इंटेंट यानी LOI हो गए। उसके बाद आपका जो भी वहाँ पे क्या बोलते उसको, जो आपका इंटरव्यूज़ वगैरह जो भी हो वो बात की बात, फिर आपको वहाँ पे सिर्फ, लेकिन वो जो लेटर्स आते हैं वो भी लेटर ऑफ इंटेंट हो गए। तो ये इस सारे का है। तो इस सारे की विषय हम समझा रहे हैं। तो इस सारे में जब एनेक्शल टू फाइनल होके जाता है, उसका वेरिफिकेशन होके जब इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आता है तो LOI इशूड होती है। तो वो है LOI जिसके आधार पे वो क्या करना चाहते हैं, बिल्डर का स्कीम कितना बड़ा है, उसके अंदर कितने लोग हैं, झोपड़ी कितनी है, क्षेत्रफल कितना है, ये सब का डिटेल्स LOI में आपको मिलेगा कि किस प्लॉट पे है, उसका सर्वे नंबर क्या है, वो सब आपको LOI में मिल जाएगा। तो LOI का मतलब लेटर ऑफ इंटेंट, इरादा पत्र कहिए या आशय पत्र कहिए। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ आती है, FSI का मतलब क्या है। FSI फ्लोर स्पेस इंडेक्स। और फ्लोर स्पेस इंडेक्स अब सरकार के द्वारा प्रॉपर्टियों को जो मापा जाता है उसका एक मानक है। जैसे कि हम पानी मापते हैं तो लीटर से मापते हैं, बाकी चीज़ें जो मापते हैं वजन से मांगते हैं, 1 किलो 2 किलो। उसी तरह FSI है जो प्रॉपर्टियों को मानक सिद्ध करता है कि प्रॉपर्टी के ऊपर झोपड़ों में कितना FSI यूज की गई है। अब रूल के हिसाब से जो प्राइवेट बिल्डिंगें बनती है इनको सबर्बन में 1 का FSI मिलती है, और अब सिटी में जाएंगे तो 1.33 का FSI इनको जनरेट होता है। वही SRA में आएंगे तो इनको 4 से 5 का FSI इशूड होता है। अब FSI आपको सिद्ध करता है फ्लोर स्पेस इंडेक्स, समझ गए, फ्लोर स्पेस इंडेक्स मतलब जब आप किसी भी बांधकाम को ऊपर लेके जाते हैं तो आपका फ्लोर स्पेस इंडेक्स वहाँ पे आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको परमिशंस नहीं मिलेगी, ऊपर बढ़ाने की परमिशंस नहीं मिलेगी। तो वो है FSI। अब आप FSI कैसे कैलकुलेट करेंगे, समझ लीजिए कि आपका जो प्लॉट है 1000 स्क्वायर फीट का है, अब आपको 2 के FSI मिले, 1000 इंटू 2 यानी 2000 स्क्वायर फीट। तो आप 2000 स्क्वायर फीट के क्षेत्रफल का बांधकाम कर सकते हैं, समझ रहे हैं। इसी तरह SRA में 4 से 5 का FSI मिलती है। अब इनके प्लॉट्स जो आपका एरिया है, अब मान लो आपको 10,000 स्क्वायर फीट है, 4 का FSI मिले तो 10,000 इंटू 4 कितना हो गया, 40,000। तो 40,000 स्क्वायर फीट का बांधकाम आप कर सकते हो। ये है FSI फ्लोर स्पेस इंडेक्स, कि जब आप किसी भी बांधकाम के एक के ऊपर एक बढ़ाते हो तो फ्लोर स्पेस इंडेक्स FSI आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा उसके ऊपर। अब बिल्डिंगों में क्या होता है कि जो स्टेयरकेस होते हैं, स्पेसेस होते हैं, वो निःशुल्क होते हैं, FSI उसमें काउंट नहीं होती, उस पर काउंट नहीं होती। पहले बेसमेंट वगैरह होता था उसमें भी काउंट नहीं होती थी, लेकिन अब उनको भी प्रीमियम भरना पड़ता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, बेसमेंट वगैरह का मिसयूज़ करते हैं लोग। फ्लावर बेड हो गया, तो पहले फ्लावर बेड वगैरह फ्री ऑफ FSI थी, लेकिन सरकार ने फिर उसको प्रीमियम के थ्रू रखा कि भैया आप प्रीमियम भरिए, क्योंकि आप इसका मिसयूज़ कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं तो FSI को आप समझिए। FSI जहाँ पे भी डेवलपर्स काम करेगा वहाँ पे FSI का कैलकुलेशन कैसा है वो आप समझिए। मैंने आपको बता दिया, आपका जो घर है
वो समझो 1000 स्क्वायर फीट का है और आपको 2.5 का एफएसआई मिला, मतलब आप 2500 स्क्वायर फीट का बांधकाम कर सकते हैं। कितना? 2500, 2500 स्क्वायर फीट का बांधकाम कर सकते हैं आप। वो आपको परमिशन मिल गई क्योंकि आपने 2.5 का एफएसआई यूटिलाइज किया है। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। एफएसआई के विषय में एलओआई का मैंने जो बताया डिटेल्स, उसके बाद पीएपी बताया मैंने। अब दोस्तों आईओए, आईओए, आईओए का मतलब होता है इंटीमेशन ऑफ अप्रूवल, मतलब विकास कार्य करने की मंजूरी। विकास कार्य करने का मतलब बांधकाम नहीं दोस्तों, विकास कार्य करने की मंजूरी कि आप कैसे विकास कार्य करना चाहते हैं। उसके अंदर आप अपना डेवलपर्स प्लान वगैरह पुटअप करते हैं, उसका अप्रूवल होता है, वो है इंटीमेशन ऑफ अप्रूवल। कि जब भी डेवलपर्स को आईओए मिलता है तब वो वहाँ का लेआउट सबमिट करता है, प्लान सबमिट करता है कि वो किस प्रकार की बिल्डिंग बनाने वाला है, कितने फ्लोर की बिल्डिंग बनाने वाला है। ये सब चीज़ों का डिटेल्स उस प्लान में रहता है। उसमें एक फ्लोर पे कितने लोग हैं, ग्राउंड पे दुकानें हैं या पार्किंग है, सब प्लान में आपको मिलेंगे। प्लान की रूपरेखा क्या है ये आप प्लान देखिए। उस प्लान में आपको मालूम पड़ेगा कि भाई प्लान में आपका जो घर का दरवाज़ा है वो किस तरफ है, आपके दो घरों के बीच के पैसेज कितने बड़े हैं, इवन दो बिल्डिंगों के बीच का डिस्टेंस कितना है, ये सब प्लान में आपको मिलेगा दोस्तों। अब जो प्लान अप्रूव किया जाता है रूल के हिसाब से किया जाता है। और यहाँ तो अधिकारी कभी कभी क्या करते हैं, अपने मन से ही प्लान अप्रूव कर देते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं ऐसे ही नहीं कहता हूँ दोस्त, एविडेंस के आधार पे कहता हूँ। मैं जो बता रहा हूँ एविडेंस के आधार पे कहता हूँ, वो अपने मन से अप्रूव कर देते हैं। रूल होते हैं लेकिन रूल को भंग किया जाता है। तो आईओए, इंटीमेशन ऑफ अप्रूवल, ये प्लान आपके अप्रूव्ड होते हैं, अप्रूवल होते हैं तो आपको दी जाती है सीसी। अब सीसी का मतलब समझते हैं, कमिटमेंट सर्टिफिकेट। पहले आपको क्या मिला था? आईओए, विकास करने का पर ये एक प्रमाण पत्र मिला था। अब आपको आएगा बांधकाम करने का प्रमाण पत्र। डेवलपमेंट का परमिशन आपको मिल गया आईओए से। अब आपको मिलेगा वहां पे बांधकाम करने का प्रमाण पत्र, कमिटमेंट सर्टिफिकेट। अब कमिटमेंट सर्टिफिकेट में आप देखेंगे कि जो प्लान आपका अप्रूव हुआ वो उसमें दिखाया जाएगा कि ये तारीख का प्लान के हिसाब से आपको ग्राउंड पर या प्लेन्थ लेवल की सीसी मिलेगी कि आप इतना ही काम कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि कुछ लोगों के प्रश्न ऐसे आते हैं कि भाई एलओआई क्या हर बिल्डिंग की अलग होती है? सर एलओआई हर बिल्डिंग की अलग नहीं होती है, एलओआई पूरे प्रोजेक्ट का होता है। एलओआई पूरे प्रोजेक्ट का होता है। लेकिन अगर बिल्डर अगर सेपरेट बिल्डिंग बना रहा है अलग अलग, तो हर बिल्डिंग का आपको सीसी अलग मिलेगा, या उसके अंदर उसमें परमिशन अगर रहेगी तो विंग के हिसाब रहेगा, तो उसमें दिया जाएगा ए विंग, बी विंग, सी विंग, तो उसमें किस विंग को कितना परमिशन दिया गया है वो उसी सीसी में मेंशन करते आएंगे। उसी सीसी में मेंशन करेंगे ए विंग को यहाँ तक परमिशन दिया है, इन्होंने इतना बनाया, फिर उसके बाद बी विंग का आएगा तो इस तरह से परमिशन मिलेगा। और यदि साथ में दिया है तो उन्होंने बता देंगे ए विंग, बी विंग, सी विंग को हमने प्लिंथ लेवल तक या टॉप ऑफ द बेसमेंट या अप टू हाइट, वो हाइट लिख देंगे कि इतना पूरा कंप्लीट परमिशन दे दिया है। तो उस चीज़ को समझिए, उस चीज़ को समझिए। सीसी में आपको सब कुछ मिलेगा कि कौन सी बिल्डिंग का परमिशन दिया गया है। सेल बिल्डिंग का सीसी है तो सेल बिल्डिंग के सीसी भी अलग रहेगी। अगर वो एक ही में डालते हैं, कंपोजाइट करते हैं बिल्डिंग, तो एक ही सीसी में सब आ जाएगा। तो इस चीज़ को आप समझिए, एलओआई और सीसी, बांधकाम करने का प्रमाण पत्र।
तो ये जो भी बारीकियां थी LOI से लेके PAP से लेके मैंने आपको बताया। तो दोस्तों इस चीज़ पे नज़र रखिए, आपका डेवलपर क्या कर रहा है, कैसे बिल्डिंग बना रहा है। जो भी अगर आपको देखना है बिल्डिंग बनने के पहले तो आप प्लान निकालिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आपका बिल्डर एक्चुअली कैसा निर्माण कर रहा है, मतलब किस प्रकार की डिज़ाइन का निर्माण कर रहा है, ये आपको प्लान में नज़र आ जाएगा। तो दोस्तों आज हमने सीखा, यहाँ पे पहला हमने सीखा OC देने का नियम, दूसरा PAP, तीसरा LOI, चौथा IOA विकास करने का प्रमाण पत्र, और CC बांधकाम करने का प्रमाण पत्र। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखिए, ये छोटे छोटे पॉइंट हैं। और ये कमेंट करने के पहले सर हमारे वीडियोस देखिए, हमने हर प्रकार के वीडियोस बनाए, क्योंकि आप मुझे एक ही जगह उलझा के रखेंगे तो आने वाले जो नए नए चीज़ें मुझे बताने में आपको तकलीफ़ होगी, क्योंकि मैं पीछे ही उलझा रहूँगा। तो इस चीज़ को आप समझिए, थोड़ा सा समझिए। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियोस कैसी लगी कमेंट में लिखिएगा। वीडियो देखने के बाद कोई भी क्वेरीज रहेगी तो कमेंट कीजिएगा, जितना हो सके हम आपको जवाब देंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, जय महाराष्ट्र।